नमस्कार, जीके प्राइम में आपको स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 2020 में 15 जून 2020 में गलवान वैली के बीच में LOC पर चाइना और इंडिया के जवानों के बीच में स्कफल हो गया था और इस झड़प में 20 जवान शहीद हो गए थे। और अपनी शहादत देने के बाद आज भारत ने अपनी ताकत को और कई गुना बढ़ा दिया है और वहाँ पर इतनी मजबूती से भारतीय सेना तैनात है और इतनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि चाइना कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। आज ही के दिन औरंगजेब ने शहादत दी थी, ठीक 3 साल पहले। आज उनकी 3री बरसी है और जब वो निहत्थे थे तब उनको मारा गया था। जब AK-47 उनके पास होती थी तब उनके आसपास कोई भी नहीं आ पाता था। और शायद यही कारण है कि औरंगजेब ने अपनी शहादत से पहले कई महत्वपूर्ण इनकाउंटर्स में भागीदारी ली है, इनकाउंटर्स को कामयाब सफलता में तब्दील किया है और बहुत सारे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। आज उनके पिता ने एक बार फिर कहा है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मुतस्वी ना हो जाए, कॉमनल ना हो जाए और जिससे देश को खतरा हो जाए। उन्होंने कहा कि सेना को किसी तरह की ढिलाई नहीं देनी चाहिए। दर्शकों, 3री बरसी थी और 3री बरसी पर सेना की तरफ से, स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे और जो औरंगजेब के साथ सहयोगी खड़े रहते थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। सैन्य अधिकारियों ने भी कहा कि उस माता पिता को नमन करते हैं जिस माता पिता ने इतने जांबाज औरंगजेब जैसे शहीद को जन्म दिया। किए गए हैं। यहां पर बैठे हुए 39 RR के CO साहब, उनके दर्शकों, श्रद्धांजलि समारोह में लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और ज़्यादातर लोगों ने जो खासतौर पर ताल्लुक़ रखते थे औरंगजेब के साथ, जो औरंगजेब के साथ जिनका उठना बैठना था, उन्होंने सबने कहा कि औरंगजेब का योगदान जो है, जो उनकी शहादत है, वो अविस्मरणीय। अगर यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ सबसे बड़ी एक हिंदुस्तान के अंदर, खासकर जो श्रीनगर कश्मीर के अंदर है, कि मतस्वी है, कौम की बात, जात पात की बात, इस चीज को लेकर हमने अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। इसलिए मैं सबसे यही एक गुजारिश करता हूं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा खून एक है, हम एकता होके अपने देश के लिए अपना बलिदान करें। सबसे बड़ी बात यही है। अब यहाँ ये जो बात नीचे चलती रहती है, छोटी मोटी बात, ये फलां है, ये फलां है, इस चीज को बंद किया जाए तो फिर ये मैं पहले भी, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं, मैं अभी बोलना ही छोड़ दिया कि सबसे बड़ी बात यही है कि देश के अंदर जो बाहर से आया हुआ दुश्मन हमारे देश में अगर नुकसान करे तो बड़ी
दुख की बात है। हम उसको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लपेट में लेते हैं, हम बिजनेस करते हैं। तो मैं सबसे ये पूरे हिंदुस्तान से, मैं ये पूरे डिफेंस से, पूरे बेल्ट फोर्स से, पूरे जो नेता लोग हैं, सबसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि इनका वेलकम ना करें। जो अपने देश के अंदर ही अगर कोई गद्दार है तो उसको हटा के थोड़ा साइड में कर दें। दर्शकों, गलवान वैली की बात करें तो वहाँ पर 20 जवान हमारे शहीद हो गए थे, जिसमें कर्नल संतोष बाबू भी मौजूद थे और उन्होंने अपनी शहादत देकर के चाइना को आईना दिखा दिया है। चाइना बड़ा हल्के में भारत को लेता था, लेकिन इस बार गलवान वैली में जो लड़ाई हुई, जो संघर्ष हुआ, उसमें चाइना को भी नुकसान हुआ, लेकिन चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिगर रिलीज की। लेकिन भारत ने पहले से ही कह दिया था कि 20 जवान उनके शहीद हुए। लेकिन आपको बताते चले कि जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अब वो वाला भारत नहीं रहा। अब चाइना को कुछ भी करने से पहले 100 मरतबा सोचना होगा कि क्या भारत के साथ, भारत जैसी ताकतवर कंट्री के साथ वो जंग लड़ सकता है कि नहीं। आज हम बड़े फ़ख्र के साथ कर्नल संतोष बाबू और उनके जो साथ में 19 रन बांकुरे थे, उन्होंने अपनी शहादत दी थी गलवान वैली में और चाइना को एक सबक सिखाया था जो वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएगा। गलवान वैली के अंदर जब हमारे ट्रुप्स को वहाँ पे पता चला है कि चाइनीज़ जो हैं उन्होंने हमारी एक पोस्ट ऑक्यूपाई कर ली है और हमें वो पेट्रोलिंग के लिए आगे नहीं देना जा रहे हैं, तो कर्नल संतोष बाबू अपने साथ एक छोटी सी टुकड़ी लेके वहाँ पे गए। उन्होंने चाइनीज़ जो आर्मी थी उसको रिक्वेस्ट किया कि उसको वैकेट कर दें, लेकिन चाइना जो एक बहुत ही विश्वासघाती किस्म का देश है और उनकी आर्मी के कोई इथॉस और मोरालिटी भी नहीं है, उन्होंने कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ जो कुछ लड़के गए हुए थे सोल्जर्स, उनके ऊपर अटैक किया। वो लोहे की तार वाले डंडों से, रॉड के साथ। और उसके बाद जब हमें इंडियन आर्मी को ये पता चला, वहाँ जो ट्रुप्स डिप्लॉयड थी, तो उन्होंने अपने इस बात को बिल्कुल ना सहते हुए अपनी भरपूर क्षमता के साथ चाइनीज़ के ऊपर अटैक किया। उसमें हमारे 20 जवान शहादत को प्राप्त हुए और चाइनीज़ के हमने 45 से ज़्यादा सोल्जर जो हैं उनको हताहत किया। आज 16 जून के दिन मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनको फ्लोरल ट्रिब्यूट्स पे करता हूं, उनकी कुर्बानी के जज्बे को सलाम करता हूं। दर्शकों, कर्नल वीके साई रिटायर्ड कर्नल हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2020 में हुआ था और अब 2021 में वो पोजीशन बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर बना दिया गया है, वहाँ पर थल सेना को भी मजबूत कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब और भारत मजबूती से निखर कर बाहर। आज एक पूरा साल गुजर गया। आज ही के दिन गलवान में हमारे वीरों की वीरगति हुई थी। वो दिन आज भूला नहीं जा सकता। हम सब देशवासी नतमस्तक होकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जिस प्रकार उन्होंने बिना युद्ध को तैयार हुए बातचीत करने गए थे, बिना हथियार थे और दुश्मन ने चालाकी की, धोखा दिया और हथियारों का प्रयोग नहीं होना था, फिर भी वो इम्प्रोवाइज्ड वेपन लेकर आए और हमारे निहत्थे कर्नल बाबू और उनकी टुकड़ी पर टूट पड़े। और जिस तरह उसके रिएक्शन में हमारे वीर योद्धाओं ने बिना हथियारों के शत्रु को मुंह तोड़ जवाब दिया, मेरे ख्याल में
चाइना को और उनके प्रीमियर को कभी इस बात की आशा नहीं थी। दर्शकों, कर्नल एस के मल्होत्रा का भी मानना है कि अब जो बदलाव आया है, शायद गलवान में जो संघर्ष ना होता तो भारत अपने आप को मजबूत ना बनाता। अब भारत ने इतना मजबूत बना लिया है कि चाइना आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। सिद्धू जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 1962 में चाइना ने हम पर हमला किया और हमें काफ़ी क्षति, काफ़ी नुकसान जो था वो उठाना पड़ा। पर मैं ये कहूँगा कि चाइना ने हमको एक किस्म की चेतावनी दी, और आज अगर वो चेतावनी उन्होंने ना दी होती तो शायद हम आज जिस मुकाम पर खड़े हैं शायद ये ना होते। आज कर्नल बाबू की शहादत का 1 साल पूरा होने वाला है। आपको याद होगा कि पिछले साल चाइना ने हमारे साथ धोखा करके 16 बिहार पर रात को ये हमला किया था, जिसमें कि हमारा 16 बिहार का काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ था। चाइना अपनी हरकतों से बात जो है वो नहीं आता। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो भी छुटपुट हरकतें करता रहता है, इसी तरह चाइना भी जो है वो अपनी आदतों से बात जो है वो नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं पर वो छोटी मोटी हमारे साथ जो है वो अपनी हरकतें, जो गलत हरकतें करते रहते हैं। पर चाइना भी अब इस काबिल नहीं है कि वो खुल्लम खुल्ला आकर हमारे साथ जो है वो लड़ाई कर सके। हमारा दुश्मन पाकिस्तान भी है वेस्ट में, आपको मालूम ही है, और इस तरफ चाइना भी जो है वो खुल्लम खुल्ला हमारे पर अभी जो है वो हमला करके और हमारे साथ खुल्लम खुल्ला लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि आज हमारी भी आर्मी जो है वो इतनी सक्षम है। दर्शकों, हर साल जब गर्मी आती है तो पानी की किल्लत हो जाती है, और कल भी हमने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं यहाँ पर पानी की किल्लत है। लेकिन आज भी कांग्रेस ने चीफ इंजीनियर से मुलाकात कर अपनी दिक्कतें, जो शहर के बीचों बीच पानी की दिक्कतें, पानी की समस्या सामने आ रही है, उसको लेकर के चीफ इंजीनियर या बाकी दीगर अधिकारियों से मुलाकात की। पब्लिक को पता हो कि हाँ यार वहाँ पे ये गुरचरण सिंह जी बैठे हैं, आप उनको क्या करें कि उस मोहल्ले में टैंकर को जा रहे हैं। इंडिविजुअल जिम्मेदारी तो नहीं, लेकिन मोहल्ले में पानी की जरूरत है वहाँ हमने डिस्कस किया कि जो वेरियस प्रॉब्लम कहीं इशूज हुए हैं पीएचसी के रिलेटेड, कि उनको सॉर्ट आउट किया जाए कि लोगों को इस गर्मी के माहौल में पानी का जो 10-10 दिन से कहीं इलाकों में पानी नहीं आ रहा, कहीं 6 दिन से पानी नहीं आ रहा, कि वो पानी की व्यवस्था ठीक की जाए और एक कोऑर्डिनेशन हो बिटवीन पीडीडी और पीएचसी के बीच में। और साथ में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ भी जहाँ कहीं मोटर्स जल जाती है तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर करके पानी व्यवस्था जो है ठीक है, उस सिलसिले में। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से इंश्योर किया हमें पीएचसी डिपार्टमेंट में, लोगों की समस्या जल्द से जल्द, जो पानी की जो प्रॉब्लम कहीं इलाके में भी आ रही है। दर्शकों, हम कल के दृश्य आपको दिखाते हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि गगवाल का एक गांव है, उस गांव में लोग मजबूर हैं तालाब का पानी पीने के। पानी की बड़ी दिक्कत है इस टाइम। देखो असें 3-4 बार इस तलाब वाला पानी ले चुके हैं, असें हर वेले इयै पानी पीने वास्ते इस्तेमाल करना है।
गर्मी च किन्ना पानी यूज होंदा, असें कोई पानी 3-4 बजे सवेरे दे अस पानी लेई चुके हैं और शामी तक असें 5-6 बजे तक पानी लेना। अस था इ'यै पानी सब किसे लाना, पीने वास्ते, न्हाने वास्ते, बर्तन साफ करने, रुट्टी बनाने वास्ते। और असें साढ़े DC साहब दिक्खन जेह्ड़ी और साढ़े सरपंच साहब ने मीडिया आह्ले बुलाए न अज्ज साढ़े वास्ते, दिक्खो साढ़ा केह् करी सकदे, साढ़े कोई MLA दी सुनङन, जेह्ड़ी वीडियो दिक्खङन जां साढ़े कोई जेह्ड़े सुनी साढ़ी प्रॉब्लम गी हल करी सकदे ओह् करन जल्दी कोला जल्दी। सराड़ा एह्दे च पौंदा है ते असें पानियै दी बड़ी मुश्कल है। पानी दिक्ख लैओ, साढ़ा तलाई दा पानी इ'यै अस कपड़े धोने गी यूज़ करने, इ'यै पीने वास्ते करने, इ'यै सब कुछ इस पानी गी अस करने। असें 20-25 साल होई इत्थै बोए दे, इ'यै पानी असें दिक्खेआ, साढ़े पिछले बजुर्ग बी इत्थै तलाई दा पानी पियै चली गे। हून जेह्ड़े साढ़े आने आह्ले अस बी इ'यै पियै, साढ़े आने आह्ले बच्चे बी इ'यै पानी पीने। ते तुस दिक्खो इक साढ़ा इत्थै थल्लै तलाऽ नीचे ओह् पानी खत्म होई चुके दा, ते हून अस इस तलाऽ च आए दे आं इत्थै पानी लैने। इस टाइम इत्थै बड़ी धुप्प है, गर्मी, अस पानी लैना ते बर्तन अस भरियै अपने लाग्गै रक्खे दे, अस रैस्ट करा ने। लोग इसलै दपैह्री सुत्ते दे होंदे न अपने घरें च, अस इसलै पानी लैन आने आं इत्थै। दर्शकों, हमने चीफ इंजीनियर से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना। अवल दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे बिजली और पानी की किल्लत भी बढ़ती जाती है। ये सालाना इजलास है, हर साल इस तरह का होता है। और बड़ी बात यह है कि महकमा अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी ये किल्लत बनी रहती है। चर्चा करेंगे, चीफ इंजीनियर मुनीश भट्ट हमारे साथ मौजूद है। मुनीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले ये सवाल उठेगा कि ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, काफ़ी जगहों पर आज भी पानी की किल्लत है और हर साल हम जल शक्ति महकमा पानी पर काफ़ी खर्च भी करता है, उसके बावजूद भी क्यों ऐसी किल्लत बनी रहती है? ऐसा है मनोज जी, गर्मियों में आप जैसे देखते हैं कि जो पानी का जो कंजप्शन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। हाँ, और उसके बाद में क्या हुआ कि आप जम्मू में देखते हैं, यहाँ जो हमारे कॉलोनीज़ है उसमें लोगों ने घरों के साथ साथ अपने लॉन्स भी रखे हुए हैं, तो सर्दियों में उसका भी एक काफ़ी सारा क्वांटम लोग उसमें भी यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमारा पानी की जो किल्लत है वो ज़्यादा हो जाती है। और एट द सेम टाइम गर्मी में क्या होता है कि जैसे अभी आंधी तूफान, इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस की वजह से मशीनरी कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है या हमारी डिस्टर्ब रहती है, पंपिंग डिस्टर्ब रहती है, तो उस वजह से भी पानी की सप्लाई जो इफ़ेक्ट हो जाती है। तो हम ऐसा करते हैं, गर्मी में हम हर गर्मी में लोगों से हम ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि जो गर्मी के हमारे 1-2 महीने हैं इसमें ये वाटर को बड़ा जुडिशियसली यूज़ करें, और जो एक्स्ट्रा पानी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, जैसे गार्डनिंग में यूज़ हो जाता है या वॉश गाड़ी को धोने में, वो ना करें, उसके लिए अलग से पानी बाहर से मंगाएं। पानी जो खाली अपने खाने पीने कपड़े धोने के लिए यूज़ करें। तो कुछ लोग इस पर एक्ट करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। उसके बाद सर दूसरा इफेक्ट ये रहता है कि जैसे थोड़ा पानी कहीं इंटेंसिटी कम हो जाती है, लोग यूज़ मोटर्स का कर लेते हैं। हालांकि हमारी टीमें बार जहाँ जिस एरिया में हमें पता चलता है हम वहाँ चेक कर लेते हैं, लेकिन लोग कहीं क्लैंडरस्टाइन भी मोटर यूज़ हो जाती हैं, तो उस वजह से भी जो टेल पे बंद लोग होते हैं उनको पानी इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए उसमें भी हम उस स्थिति में भी हम लोगों को ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि काइंडली ऐसा ना कर लीजिए, कोई भी मोटर ना यूज़ हो और पानी का बड़ा जुडिशियस यूज़ हो। जो 1-2 महीने हो जाते हैं जो ये हमारे मेन गर्मी के हैं, उसके बाद जैसे बरसात शुरू हो जाती है तो पानी का कंजम्पशन भी कम हो जाता है, क्योंकि लोगों को जो गार्डनिंग वो पानी भी यूज़ हो जाता है और हमारा रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। जी मनीष जी, एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बिजली डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट सख्ती करता है, चेकिंग करता है, ऐसा मुझे लगता है कि जल शक्ति महकमा नहीं करता है। डायरेक्ट मोटर आपने मेन कनेक्शन के साथ डायरेक्ट मोटर लगा दी होती है, आपके सामने लोग पानी के साथ गार्डनिंग, बाग में भी पानी दे रहे हैं, लॉन में भी पानी दे रहे हैं, गाड़ियाँ तक धो रहे हैं, कोई ऐसा एक्शन नहीं होता। आपने अभी तक इस समर के दौरान क्या किसी की मोटर जब्त की, क्या किसी पर पेनल्टी डाली? आपने सख्ती नहीं है आपकी तरफ से? देखिए ना, हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं वो 24/7 वाटर सप्लाई को मेंटेन करने में लगे रहते हैं। मतलब हमारी सप्लाई कभी रात सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती हैं, तो हमारे जो लोग ग्राउंड जो फील्ड स्टाफ है वो सुबह 4 बजे से लेके रात के 12 बजे 1 बजे तक
सप्लाई मेंटेन करता है। उसके बाद जो डैमेजेस होते हैं वो रिपेयर कर लेते हैं। कभी कभी रात भर हम मशीनरी इक्विपमेंट को डैमेज करने लगते हैं। तो उसके बाद उस बीच मतलब इसमें भी हम कहीं टाइम निकाल के कि जिस एरिया में हमें कहीं प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ हम जाके चेकिंग कर लेते हैं। और क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ये नहीं है, कोई मतलब एक विजिलेंस टीम नहीं है जो डेडिकेटेडली 24 घंटे इस पर करते रहे। हमारी जो ऑलरेडी टीम एग्जिस्टिंग है वही टीम जाके चेक कर लेती है। पर लोग ऐसा कर लेते हैं कि मोटर जब हम पता चल जाता टीम आ गई तो मोटर छुपा लेते हैं। लेकिन तब भी हम आज भी हम क्या करते हैं, हम फिर लोकल जो कॉर्पोरेटर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि चूंकि आप लोग यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो काइंडली आप इंश्योर कर लीजिए, एज ए सपोर्ट आपकी तरफ से हमें आ जाएगा। आप इंश्योर करेंगे कि इस हमारे लिए पीएचई के पास इतना पॉसिबल नहीं कि हर घर में 24/7 स्क्रूटनी करे कि मोटर यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसमें जो लोकल हमारे PRIs हैं, हमारे कॉर्पोरेटर साहब हैं, उनका भी काफ़ी रोल है। वो भी इस केस में अगर उनका भी सपोर्ट रहेगा हमारे, तो इससे काफ़ी सारा सुधार आ जाएगा और भी जो पानी की खपत है वो रेगुलेट हो जाएगी। मुनीष जी, लोग इतना लाइटली क्यों लेते हैं? ना तो ढंग से किराया देते हैं और पानी भी बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने खुद भी कहा, मैंने भी देखा बहुत बर्तमान गाड़ियाँ भी धोई जा रही। लाइटली क्यों लेते हैं? क्या हम इसका प्रचार नहीं कर पा रहे हैं कि पानी की एक एक बूंद बेशकीमती है? सर आजकल ऐसा है कि प्रचार खाली जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे इंडिया में हो रहा है। एक एक बूंद आप अगर नेट भी खोलेंगे या कोई भी अखबार खोलेंगे तो पानी की बचाने का, वाटर कंजर्वेशन का तो आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुहिम भी चलाई है, पूरे देश में चलाई हुई है। तो ये अब खाली एक स्लोगन नहीं रह गया है, ये एक नेशनल मिशन बन गया है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, सब लोग नहीं है, कुछ लोगों में जागृति आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। हम भी फील कर रहे हैं कि पहले आज से 2 साल पहले जो लोगों में सोच थी वह बदल रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें वी आर वेरी होपफुल कि 1-2 साल में जैसे ये कंजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, लोगों की सोच भी पूरी बदल जाएगी और 1-2 साल में हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें काफ़ी सारा सुधार आ जाएगा, क्योंकि ये अब एक नेशनल मिशन बन गया है। जी मनीष जी, कुछ ऐसे भी गांव आपने आइडेंटिफाई किए होंगे जहां तक आपकी पाइप ही नहीं पहुंची है। कल ही हमने एक स्टोरी की थी, गगवाल का एक गांव है, वहां के लोग आज भी तालाब का पानी पी रहे हैं। हम बड़े बड़े दावे करते हैं। सर ऐसा है, आपको पता ही होगा हमारे देश में भी एक जल जीवन मिशन का कार्यक्रम शुरू हो गया है हमारे J&K, जिसमें हमने हर घर में नल से जल देना है। अगले साल हमारा टारगेट है उसका 2023 का। तो हमारे यहाँ जम्मू J&K स्टेट में भी ऑलरेडी शुरू हो गया है। अभी हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम चल रहा है, जैसे अपना सांबा में, रियासी में और पुंछ में चल रहा है। और ये गगवाल एरिया में हमारे काम आप 2-4 महीने बाद आप देखेंगे, 3-4 महीनों में सांबा की जो पोजीशन है वो टोटली आपको चेंज मिलेगी। और बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो स्थिति अभी भी है, जो अनकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ जिन एरियाज़ में वाटर डेफिसिट है, जिनमें पूरा पानी नहीं है, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ पानी नहीं मिल रहा है, वो सारे हम कवर कर रहे हैं। ये भी एक नेशनल मिशन है और इस पर भी हम ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। मनीष जी, आपको नहीं लगता कि आपकी पहले डेडिकेटेड पावर होती थी और उससे कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि अगर पावर स्नैच भी हो जाती थी लेकिन आपकी पावर चलती रहती थी? क्या अब आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे स्टेशंस में जेनसेट की भी ज़रूरत है? अगर इन केस आंधी तूफान आता है, बिजली चली जाती है, तो कम से कम जेनसेट से पानी चढ़ा करके लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मैंने कहा कि हमारे जी हाँ, हमारे भी कुछ डेडिकेटेड फीडर्स हैं, हमारे भी जो जिन पे डेडिकेटेड फीडर्स हम डिजिग्नेट करते हैं, वो मतलब हमारे सारे फीड जो सप्लाई स्टेशन वो नहीं है, लेकिन हमारे जो मेन है वो है हमारे आज की डेट में डेडिकेटेड फीडर्स हैं। तो अब हमने इस साल क्या किया कि जो हमारे सबर्ब्स में स्टेशन हैं जो ऑलरेडी इसकी डेट पे डेडिकेटेड नहीं है, उनका भी हमने डेडिकेटेड करने के लिए इस साल के बजट में हमने कर दिया और थोड़े दिनों में हम उनकी टेंडरिंग करके और हम स्टेशन को डेडिकेटेड बना देंगे। तो उससे उस डेडिकेटेड से भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ जाएगा सिस्टम पे, क्योंकि जब जो लोकल लोड ना हो, लोकल लोड में हमेशा फ्लक्चुएशन रहती है, जिस वजह से स्टेशन भी इफेक्ट होता है और मशीनरी भी इफेक्ट हो जाती है। तो होपफुली बाय द 3-4 महीनों के बाद हमारे और सारे स्टेशन भी डेडिकेटेड फीडर पे आ जाएंगे। तो इसी तरह अगले साल भी हम इस साल की हमने कैपेक्स में रखा और नेक्स्ट ईयर भी रखेंगे। तो हमारा यही प्रोग्राम है कि जो मेन स्टेशन है हमारे तकरीबन सबको हम डेडिकेटेड फीडर्स बनाएंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी इनकी रेगुलेट हो जाएगी। मनीष जी, आपको नहीं लगता कि जो अनप्लान्ड वे से कॉलोनीज बनी है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा कारण है कि उनको पानी नहीं मिल पाता है? वो अपनी मर्जी से वो है एक, क्योंकि आपने देखा होगा जम्मू के सबर्ब्स में काफ़ी अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुई है और उस स्थिति में मकान शकान जो बहुत सारे एरिया डेवलप हो गए हैं।
अब लेकिन स्थिति में क्योंकि हमारा तो है, हमारा फ़र्ज़ है पानी तो हमें देना हर किसी को, तो उस वजह से क्या हुआ कि इन एरियाज़ में जो पहले वाटर सफिशिएंट एरियाज़ हैं अब वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज़ बन गए हैं। पहले अगर वहाँ 100 लोग था, अब वहाँ 200 हो गया। तो पानी की सप्लाई, क्योंकि पानी यहाँ कोई भी पानी की स्कीम ओवरनाइट बनती नहीं है, और डेवलपमेंट तो रातों रात 50-20 घर खड़े हो जाते हैं। तो ये एक कुछ एरियाज है सबर्ब्स में जो वाटर डेफिसिट हैं, पर हम इनके लिए भी स्कीमें हमने बनाई हुई है। इस साल भी हमने रखी कैपेक्स में 30-40 करोड़ की हमारे जम्मू सिटी में भी स्कीम्स हैं, और वी आर अटेंटिव टू देम ऑन रेगुलर बेसिस पे। प्लस जहाँ डेफिशिएंसी है वहाँ हम टैंकर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए क्या चल रहा है? क्योंकि आप देखते हैं टैंक्स खुले रहते हैं, बहुत सारी जगह पर इस तरह की शिकायतें आती हैं। हाँ, प्यूरिफाइड अच्छा पानी, स्वच्छ जल लोगों तक पहुंचे, इसके लिए क्या डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? सर देखिए, हमारा जम्मू में जो सप्लाई 2 टाइप की सप्लाई, एक तो हमारी रिवर तवी से होती है, दूसरे हमारे ट्यूबवेल से होते हैं। जो ट्यूबवेल से पानी होता है तो उसमें ऑलमोस्ट वो पोर्टेबल वाटर होता है। हाँ, जो हमारा तवी वाला वाटर है इसमें आपने देखा होगा कि इसमें ट्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और खासकर से जब से वो नेशनल हाईवे का काम हुआ है उधमपुर चनैनी में, तो वहाँ जो वो डंपिंग भी हुई, उस वजह से थोड़ी सी बारिश हो तो रिवर में ट्यूबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि वो स्लोप कटिंग हो गई है, उससे काफ़ी सारी ट्यूबिलिटी उसमें ज़्यादा आ जाती है। तो उसके लिए हमारे यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट है, सितली में है, बोरिया में है। हम पानी को पूरा फिल्टर करके उसमें जो रिक्वायर्ड जो प्रोसेस है वो पूरा करके हम सप्लाई कर देते हैं, रिजर्वेयर्स में सप्लाई कर देते हैं। और इस साल हमने दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शंस कर दिए हैं कि जो हमारे आउटस्कर्ट्स में रिजर्वेयर्स हैं उनको पूरा साफ़ किया जाए, बरसात से पहले साफ़ किया जाए, क्लीन किया जाए, ताकि कोई भी वाटर बॉर्न डिजीज़ उसमें ना होने का कोई ये चांस ना रहे। एक लंबे समय से हम मनुष्य सुनते आ रहे हैं कि चिनाब से पानी लिफ्ट किया जाएगा, फिर फिल्टर किया जाएगा, फिर सप्लाई की जाएगी। वो प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचा है? वो कागजों में ही है कि वो नहीं? वो प्रोजेक्ट जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी उसमें हमारी J&K इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है एरा, वो उसमें डील कर रही है। तो उनके माध्यम से वो ऑलरेडी मुझे लगता है काफ़ी स्टेज में, वो जब तक जहाँ मुझे आइडिया है वो काफ़ी जायका फंडिंग के लिए गया हुआ है। तो इट इज़ मोस्ट प्रॉबली इट इज़ इन द प्रोसेस। तो उसमें वो ज़्यादा वो बेहतर तरीके पे वहाँ से वो बता देंगे, बट मेरे हिसाब से दैट इज़ इन द प्रोसेस पाइपलाइन, क्योंकि वो एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, 600-650 करोड़ का है वो। जी मनीष जी, आपके मुताबिक मैन पावर की कमी है, कोई ऐसी विजिलेंस विंग होना चाहिए जो औचक छापे मारे, अचानक रेड्स कंडक्ट करे, तो क्या वाकई में मैन पावर की कमी है? नहीं, मैन पावर हमारे पास है, अपने स्टेशन मेंटेन करने के लिए मैन पावर हमारे पास है। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास कोई अलग विंग नहीं है, जैसे कोई विजिलेंस विंग नहीं है हमारे पास कि जो खाली छापे मारे। हमारे पास जो मैन पावर हमारे लिए है, लेकिन ऐसा इतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती भी नहीं, क्योंकि हमारा जो लोकल जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने मोहल्ले में, क्योंकि हर मोहल्ले में हर एम्प्लॉय को सब पता होता है, तो वो जाके मॉनिटरिंग को करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद ये होता है कि कहीं कहीं जो लोग होते हैं कैलेंडर स्टैंड नहीं कर जाते हैं, तो वो इतना हमारे पास पॉसिबल नहीं। हमें कि रात को यहाँ सुबह 4 बजे सप्लाई आ गई, अब सुबह 4 बजे किसने घर में मोटर लगाया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक इन एवरी हाउस होल्ड पे। बाकी अदरवाइज हमारे पास स्टाफ की ऐसा कोई कमी नहीं, स्टाफ हमारे पास है मॉनिटरिंग के लिए डे नाइट 24/7 365 डेज अ ईयर हम मॉनिटरिंग कर रहे थे और सप्लाई मेंटेन करते हैं। व्हाट अबाउट द डेली वेजेस, उनका क्या है? डिपार्टमेंट क्या सोच रहा है जो डेली वेजेस आए दिन हड़ताल करते रहते हैं? सर उनका ऑलरेडी कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, तो वट एवर डिसीजन विल कम वो हो जाएगा सर। जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या वाकई में मीटरिंग एक हल है? एक प्रोसेस शुरू किया था टैप के साथ मीटर लगाने का, क्या वो चल रहा है या बंद कर दिया? हाँ सर, बेसिकली हमारे यहाँ जम्मू में 2 टाइप की कॉलोनीज़ हैं। एक तो जैसे हमारे जो न्यूली डेवलप्ड है, जैसे गांधी नगर, त्रिकुटा नगर है, वहाँ हमारे पास ये है वाटर टैंक लगाने का, वो भी मतलब जो नलके हैं, सड़कें भी जगह जगह हैं, गलियाँ रोड्स भी खुली हैं, और टैप्स भी हम मीटर लगा सकते हैं। कुछ एरियाज़ हमारे ओल्ड सिटी के हैं जहाँ अभी प्रॉब्लम है, जहाँ मतलब चलने की भी जगह नहीं है, वहाँ थोड़ी डिफिकल्टी है। बाकी जो नई सिटीज़ में हैं वो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उनको मीटरिंग करने का वो प्रोग्राम चल रहा है, वो उस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं कि जो हमारे कम से कम जो अभी एरियाज है जहाँ पॉसिबल हैं वहाँ वाटर मीटरिंग कर देंगे। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।